मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। और उत्तर प्रदेश विशेष में हमने पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा था वो पढ़ा था जल जीवन मिशन के बारे में। और जल जीवन मिशन के बारे में ग्रामीण और शहरी हम दोनों कवर कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एनजीओ। क्या है? एनजीओ। एनजीओ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनजीओ। एनजीओ को हिंदी भाषा में बोला जाता है गैर सरकारी संस्थान। गैर सरकारी संस्थान। ठीक है, इस संस्थान नहीं, सॉरी, संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, गैर सरकारी संगठन। ठीक है, अब हम बात करें कि एनजीओ होता क्या है। ठीक है, तो एक देखेंगे हम आम परिभाषा, एक देखेंगे विश्व बैंक की परिभाषा। ठीक है, तो विश्व, अब कई बार ऐसे आ जाता है वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या परिभाषा है, तो एक दो परिभाषाएं लिखने के लिए आपके पास होना चाहिए। विश्व बैंक के अनुसार लिखना परिभाषा। परिभाषा पहली है किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार। विश्व बैंक, विश्व बैंक के अनुसार। अब विश्व बैंक के अनुसार क्या है कि ऐसे सभी संगठन, ऐसे सभी संगठन एवं संस्थाएं, संगठन और क्या संस्थाएं संस्थाएं पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों और कार्यक्रमों एवं वित्त संचालन, स्वयं करती हैं। वित्त संचालन स्वयं करती हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। लाभ
कमाना नहीं है। ठीक है, जिनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है ना वो क्या नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखो, यानी जो निजी पूंजी द्वारा विकास और अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, अगर मैं कहूं कि जो अपनी निजी पूंजी द्वारा क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं, वो क्या है, वो भी और समाज को या समुदाय यानी कम्युनिटी को, और जो कोऑपरेटिव यानी जो सोशल वेलफेयर की स्कीम चलाते हैं ना, वो क्या है, वो है, ठीक है ना, एनजीओ है। तो और देखो दूसरी परिभाषा देखें तो एक परिभाषा ये हो गई, दूसरी परिभाषा देखो, लिखना गैर संघ, लिखना इसमें लिखना गैर सरकारी संगठन का आशय ऐसे संगठन से है, ऐसे संगठन से है जहां जहां की वैतनिक, जहां के वैतनिक या अवैतनिक अवैतनिक, देखो वैतनिक और अवैतनिक का मतलब है कि जहां जिन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, कार्यकर्ता वैतनिक अगर पैसा दिया कुछ करता, जो एनजीओ में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को पैसा नहीं मिले, कुछ लोगों को क्या मिलता, पैसा मिलता है, लेकिन इसका जो पैसा है ना वो बाहर से नहीं लिया जा रहा। ठीक है, बाहर का मतलब है ना वो किसी के हस्तक्षेप से द्वारा नहीं, जो वो सॉवरन होते हैं अपने आप में, वो अपने डिसीजन जो है ना वो सेल्फ मेड खुद से लेते हैं। ठीक है ना। तो वैतनिक अवैतनिक कार्यकर्ता किसी बाहरी नियंत्रण, बिना किसी बाहरी नियंत्रण, बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वयं सदस्यों को नियमित बाहरी नियंत्रण के स्वयं के सदस्यों से स्वयं के सदस्यों से नियमित सदस्यों से नियमित होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो है ना वो नियंत्रण के आधार पर परिभाषा है। ठीक है, अगर वही बात करें तो इसकी विभिन्न विभिन्न परिभाषा हो सकती हैं। ठीक है, और अगली परिभाषा क्या हो सकती है, देखो, जो अपनी निजी पूंजी क्या है, जो अपनी क्या करे, निजी पूंजी, लिखना जो निजी पूंजी द्वारा, तीसरी परिभाषा देख लेना, जो निजी पूंजी द्वारा विकास के लिए
अपनी सेवाएं प्रदान कर सामुदायिक सामुदायिक संगठनों को प्रोत्साहित सामुदायिक संगठनों को क्या करती प्रोत्साहित करती हैं। ये है ना जो कुछ परिभाषाएं एनजीओ की। ठीक है, आपको एनजीओ के बारे में कुछ नहीं है, इतना याद रखिए, वह संगठन जो बिना किसी लाभ के जो है ना काम करे, किसके लिए, सामाजिक भलाई के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, एक गैर सरकारी संगठन। ठीक है, अब देखोगे तो गैर सरकारी संगठन की बात करें तो सरकारी संगठन के बारे में, तो इसकी स्थापना और कहाँ की जाएगी और इसको कैसे नियमित किया जाएगा, तो लिखना अगला लिखना गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण, लिखना गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण। अब देखो गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण किस के आधार पर इसे रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो देखो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 पहला लिखना सोसाइटी हिंदी में लिखने में थोड़ा दिक्कत जाता है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत, या भारतीय न्यास अधिनियम 1862 भारतीय न्यास अधिनियम 1882 और सहकारी समिति अधिनियम 1904 कीड़ा आ जाते हैं, लिखना सहकारी समिति अधिनियम 1904 और लिखना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। इसको पंजीकरण करने के लिए यहाँ से इन अधिनियमों में इसकी क्या दी रहती हैं, कुछ गाइडलाइंस दी रहती हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, किन किन क्षेत्रों में काम कर सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है ना। अब देखोगे तो
तो ये हमने आपको क्या बता दी इसके बारे में, ठीक है। अब देखो, यानी इसके रजिस्ट्रेशन की हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं इसके संरचना की बात कर लेते हैं। क्या संरचना की बात कर लेते हैं, तो लिखना अगला लिखना है इसमें गैर सरकारी संगठन का ढांचा। गैर सरकारी संगठन का ढांचा। इस ढांचे में देखोगे तो सबसे टॉप पर क्या मिलेगा, सामान्य निकाय, क्या मिलेगा, देखोगे तो सबसे पहले मिलेगा सामान्य निकाय। इस निकाय के अंदर जो होंगे टॉप मोस्ट अथॉरिटी होंगी, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी होते हैं ना इसके, ठीक है। इसके नीचे आओगे तो उसके नीचे मिलेगी आपको कार्यकारी समिति। कौन सी? कार्यकारी समिति, कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति के नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको, कार्यकारी समिति के नीचे आओगे तो मिलेगी आपको निदेशक, जिसे बोलते हैं सचिव, निदेशक जिसे बोलें तो सचिव, ठीक है, निदेशक सचिव। इस सचिव के नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये इसकी कुछ शाखाएं अलग अलग जो होंगी, जो सचिव होंगे वो अलग अलग देखेंगे। इसको यदि हम डिवाइड करें इस तरीके से तो जैसे इसकी क्षेत्रीय शाखा अलग होगी, प्रशासनिक शाखा अलग होगी, लेखा शाखा अलग होगी, ठीक है। तो देखो पहला लिखना प्रशासनिक प्रशासनिक शाखा, प्रशासनिक शाखा। प्रशासनिक शाखा से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। लेखा शाखा, लेखा शाखा, लेखा शाखा में इसका पूरा जो है ना लेखा जोखा रखा जाएगा, वित्तीय जानकारी रखी जाएगी, कितना पैसा कहाँ से आया है, कितना पैसा कहाँ पर खर्च किया गया है। कार्यक्रम शाखाएं क्या है, इसमें देखोगे तो मिलेगा कार्यक्रम शाखाएं। कार्यक्रम शाखाएं में अब कार्यक्रम शाखाएं भी बढ़ सकती हैं। इनका क्या है, कार्यक्रम शाखाएं जैसे ये देखोगे, इसको बाद में देख लेते हैं, इसको देखो पहले। एक और कौन सी शाखा होंगी, जन संपर्क प्रकाशन या प्रचार, इसके बारे में लिखना जन संपर्क एवं प्रकाशन और प्रचार प्रसार शाखा, प्रचार प्रसार शाखा, ठीक है। अब देखोगे जो कार्यक्रम शाखा है ना, ये जो है ना
वो क्या काम करेगी, पहली देखेगी समन्वय। क्या समन्वय, समन्वय के बाद क्या है कि देखोगे तो ये जो है ना क्षेत्रीय शाखाओं एवं कार्यकर्ताओं से क्या रखेगी, जुड़ाव। लिखना क्षेत्रीय, क्षेत्रीय शाखाओं और क्षेत्रीय शाखाओं और कार्यकर्ता। अब देखोगे ये हमने इसका क्या बताया आपको, ये जो बताया ना इसका पूरा ढांचा बता दिया, इसकी बहुत सारी। अब इसको और एलिबरेट करेंगे कौन अध्यक्ष क्या, तो इसके लिए देखो पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो इसके बारे में इतना कि इसके कुछ कि इसका अध्यक्ष कौन बन सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये सब चीजें ठीक है ना। अब देखोगे अगर हम फिर बात करें किसके, ये तो हमने अभी कौन कौन सी चीजें देख ली, इसके पंजीकरण के बारे में देख लिया, पंजीकरण कहाँ कहाँ होगा। अब देखोगे क्या है, इसको रेगुलेशन के लिए जो फेरा और फेमा है, ये जो बड़े बड़े एनजीओस होते हैं ना, वो क्या है कई बार बहुत सारा पैसा विदेशों से लेते हैं, क्या है बहुत सारा विदेशों से लेते हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो फेरा और फेमा जो एक्ट है ना, इनके द्वारा क्या किया जाता, रेगुलेट किया जाता, ताकि पता चल रहा है कि आपने एक कोई कंपनी है जो जिसे रजिस्टर्ड कर के रखा है किसमें, एनजीओ में, और चला रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा, तो सरकार को, सरकार जो है ना इन पर पूरा क्या रखती है, सर्विलांस रखती है, ठीक है ना। देखो लिखना, अब देखो हमने ये चीज देख ली, इसके बाद देखो सरकारी इसका लिखना गैर सरकारी संगठनों का वर्गीकरण क्या है, सर लिखना गैर सरकारी संगठनों का वर्गीकरण, गैर गैर सरकारी संगठनों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में देखोगे तो आपको कई इसके डायमेंशन मिल जाएंगे जिन्हें के आधार पर हमने एनजीओस को क्या है यानी डिवाइड करके रखा है, जैसे उनकी स्थिति, उनकी कार्य, उनके जो मूल कार्यों के आधार पर, उनकी गतिविधियों के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर, और देश काल और कई अन्य चीजों के आधार पर इन्हें क्या है विकसित किया जा सकता है। तो पहला है भौगोलिक आधार पर, क्या है भौगोलिक आधार पर लिखना संगठनों का देखो लिखना, पहला लिखना पहला है भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर क्या हो सकता, देखो एक अंतर्राष्ट्रीय हो सकता, राष्ट्रीय हो सकता, राजकीय हो सकता, स्थानीय हो सकता। तो देख लो पहला लिखना है इसमें, इसके अंदर लिखना अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी, सरकारी संगठन। फिर क्या हो सकता है, राष्ट्रीय,
अंतरराष्ट्रीय यानी दुनिया में देखा जाए तो ये हो सकता है गैर, और देश के स्तर पर राष्ट्रीय हो सकता है सरकारी संगठन, और राज्य के आधार में देखा जाए राज्य गैर सरकारी संगठन, और एक हो सकता है स्थानीय। क्या हो सकता? स्थानीय, स्थानीय गैर सरकारी संगठन। ठीक है, भौगोलिक के आधार पर इन्हें ऐसे बांट सकते हैं। ठीक है, अब देखोगे कार्य प्रणाली के आधार पर, दूसरा लिखना कार्य प्रणाली के आधार पर, लिखना कार्य प्रणाली के आधार पर देखोगे तो इसके जो कार्य करने के जो है ना, वो कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में काम करता है, उस आधार पर सेवा लिखना, इसके लिखना जैसे पहला लिखना सेवा, मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, सेवा उन्मुख एनजीओ। ठीक है, दूसरा क्या है? सेवा उन्मुख हो गया, जो केवल सेवाएं प्रदान कराता है वो सेवा उन्मुख एनजीओ हो गया। ठीक है, चैरिटी आधारित जैसे कि ये अस्पताल हो गया, या किसी तो चैरिटी आधारित हो गया, ये वित्तीय सहायता प्राप्त करा देंगे। ठीक है, सशक्तिकरण जैसे शक्ति सशक्तिकरण उन्मुख, कुछ ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर जो यानी ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं, इनके वो एनजीओ हो सकते हैं इसमें। ठीक है, अगला देखोगे सामाजिक कल्याण आधारित, क्या देखोगे? सामाजिक कल्याण आधारित एनजीओ। और कौन कौन सा हो सकता? जन जागरूकता आधारित, जन जागरूकता आधारित एनजीओ हो सकता है। और कौन सा हो सकता है? रोजगार उन्मुख हो सकता है, रोजगार उन्मुख एनजीओ हो सकता है। और पुनर्वास संबंधित हो सकता है। और नियामकीय हो सकता है।
एनजीओ। देखो ये कार्य के आधार पे मैंने कुछ बता दिए। अगला देखो, ठीक है। अब देखोगे इसके आधार पर क्या मिलेगा। अगला देखो, अगली चीज जो है वो मिलेगा कार्य क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। कार्य क्षेत्र के आधार पर लिखना कार्य कार्य क्षेत्र आधार पर। जैसे देखोगे कुछ एनजीओ जो है ना, जैसे नशा मुक्ति हो गया, ठीक है, समाज कल्याण हो गया, महिला बाल विकास हो गया, तो लिखो इसमें लिखना समाज कल्याण। क्या लिखना, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास हो गया, महिला एवं बाल विकास हो गया। और देखोगे जनजातीय विकास, जनजातीय विकास हो गया। वन एवं पर्यावरण शिक्षा, वन एवं पर्यावरण शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति, निःशक्तजन, निःशक्तजन और निःशक्तजन कल्याण और परिवार कल्याण, परिवार कल्याण। परिवार कल्याण के बाद पुनर्वास, मानवाधिकार, मानवाधिकार। इसके बाद देखोगे पुनर्वास, वृद्धाश्रम, पुनर्वास, वृद्धाश्रम और जैसे और कौन से हो सकते हैं ये क्षेत्रों में, और देख सकते हो अपन को मिल सकता है। जैसे जिनके माता पिता नहीं है इन्हें क्या बोलते, और ठीक है। चलो ठीक है, ये हमने इनका क्या बताया आपको, वर्गीकरण बताया। अब देखोगे ये जो है ना, यानी ये बात की जा रही है इनकी, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने एनजीओ का क्या देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया।
एनजीओ का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस एनजीओ के क्लासिफिकेशन के बाद देखो एनजीओ की कुछ विशेषताएं क्या है, एनजीओ की कुछ विशेषताएं और ये इसकी कुछ अहम भूमिकाएं। ठीक है, और पहले देखो इसके वित्तीय स्रोत क्या है। अब देखोगे इसमें जो एनजीओ है ना, एनजीओ जो पैसा लेते हैं तो इनकी एक तो ये रहती है कि जैसे पात्रता रहती कि एलिजिबिलिटी रहती है, क्या रहती, एलिजिबिलिटी रहती है। अगर ये जो है ना पता चल रहा है कि इनका पैसा लिया और अपना कहीं भी उड़ा दिया तो ऐसा नहीं रहता। वित्तीय अनुदान प्राप्ति की प्रमुख शर्तें एवं पात्रताएं लिखना, वित्तीय अनुदान वित्तीय अनुदान एवं प्राप्तियों की प्रमुख शर्तें एवं पात्रताएं इसमें देखोगे कि जो इन्हें ग्रांट दिया जाएगा, पैसा होगा, रिसीव होगा, इसकी कुछ पात्रताएं। ये पैसा तभी होगा जब आपको पैसा कि इसकी कानूनन क्या हो, मान्यता। पहली चीज है इसकी क्या हो, कानूनी मान्यता, कानूनी मान्यता। ठीक है, और इसका क्या हो रहा हो, एक प्रबंधन, क्या हो रहा, प्रबंधन हो रहा हो। इसके अंदर क्या हो, ईमानदारी, और इसके खुद का क्या होता है, उद्देश्य और अपना संविधान। इनके खुद के क्या उद्देश्य एवं अपना संविधान। ठीक, और देखोगे अलाभकारी प्रकृति, अलाभकारी अलाभकारी, पता चल रहा है कि यहाँ पैसा लिया और पूरा खर्च कर दिया। और ये जुड़ाव और भागीदारी क्या है, जुड़ाव एवं क्या काम करे, भागीदारी। ठीक है, और क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे तटस्था, अभिलेख संधारण, अभिलेख संधारण। इसके बाद तटस्था, और जवाबदेही, उत्तरदायित्व, साथ में क्या, पारदर्शिता,
पारदर्शिता, अगर पारदर्शिता नहीं होगी ना कोई पैसा ही नहीं देगा, ठीक है ना, कि पता नहीं इन लोगों ने कहाँ खर्च कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो है ना इसकी कुछ क्या है, ये प्रमुख शर्तें हैं, ठीक है। और अब ये तो हमने इसकी क्या बता दी, शर्तें और पात्रताएं। इसके बाद देखोगे ना गैर सरकारी संगठन कोष होता है, क्या होता है, इसमें पैसा की बात करें, गैर सरकारी, लिखना गैर सरकारी संगठन कोष, संगठन कोष फंड। इसमें जो फंड आएगा तो देखो इसमें आंतरिक स्रोत भी हो सकते और बाह्य स्रोत भी हो सकते, ठीक है। अब आंतरिक स्रोत देखो, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं दो आधार पर। इसमें देखना पहला मिलेगा जिससे बोलते हैं हम आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोतों की बात की जाएगी तो देखो आंतरिक स्रोतों में और एक मिलेगा आपका बाह्य स्रोत, क्या मिलेगा, बाह्य स्रोत, बाह्य स्रोत। तो पहले हम देख लेते हैं आंतरिक स्रोत। अब देखो इसमें कौन कौन से हो सकते, देखो पहला देखो यानी सरकारी अनुदान, क्या सरकारी अनुदान, और कई बार क्या है कि वस्तु के रूप में मिलता है, क्या है, वस्तु के रूप में प्राप्ति, वस्तु के रूप में प्राप्ति। ऐसे कई लोग वृद्धाश्रम चल रहा है तो उसमें भोजन पानी की व्यवस्था के लिए कई लोगों ने 20 क्विंटल गेहूं उपलब्ध करा दिया, कपड़े उपलब्ध करा दिए, इस तरीके से। और अशासकीय अनुदान देखो, अगला देखना अशासकीय अनुदान। इसके अंदर देखोगे तो क्या क्या मिलेगा, जैसे लिखना सदस्यता शुल्क, क्या, जैसे कोई यदि सदस्यता शुल्क के रूप में भी लिया जा सकता है, और प्रयोजक शुल्क, योजक शुल्क भी लिया जा सकता, और उत्पाद के विक्रय से लाभ, उत्पाद के विक्रय से लाभ, ठीक है। जमा पूंजी पर प्राप्त ब्याज, जमा पूंजी से ब्याज की प्राप्ति, और क्या हो सकता है, सामुदायिक सहयोग, सामुदायिक सहयोग, और व्यक्तिगत दान,
व्यक्तिगत दान। ये जो बात की जा रही है, ये हमने आपको बताए हैं कौन से स्रोत, ए है इसके अंदर। ठीक है, अगली चीज देखो, तो अब हम देखते हैं कैसे बाह्य स्रोतों की बात करें। तो बाह्य स्रोतों में देखोगे, तो बाह्य स्रोतों की बात करें तो इसमें एक क्या हो सकते हैं, विदेशी स्रोत, और कुछ हो सकते हैं देश के भीतरी स्रोत। ठीक है, जैसे इसे अगर डिवाइड कर दें तो ये भी क्या होगा, दो तरीके से, एक होगा विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में कुछ भी हो सकता है कि कोई बड़ी विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी डोनेट कर रही हो, और देश के भीतरी स्रोत, देश के भीतरी स्रोत। अब देश के भीतरी स्रोत में कौन कौन से आएंगे, तो देखो, जैसे पोषक जनक संगठन, पोषक जनक संगठनों द्वारा। ठीक है, और देखो नियम या निकाय, निगम और निकाय, निगम और निकाय, निगम और निकायों द्वारा। ठीक है, और प्रौद्योगिकी घराने जो है ना, प्रौद्योगिक क्षेत्रों द्वारा, प्रौद्योगिक क्षेत्रों द्वारा। और क्या हो सकता, जैसे विज्ञापन द्वारा पूंजी संग्रहण, ये लोग क्या काम, जैसे किसी का विज्ञापन कर दिया, विज्ञापन द्वारा पूंजी संग्रहण। ठीक है, और देखोगे सामरिकता प्रकाशन, प्रकाशन। और क्या हो सकता, जैसे न्यास एवं संघ, न्यास एवं संघ। और पेटी में जमा धन, व्यक्तिगत दान, पेटी में दान, इसमें भी आया जाएगा व्यक्तिगत दान। पर्यटक एवं अतिथियों से प्राप्ति, पर्यटक, पर्यटक तथा अतिथियों द्वारा प्राप्ति। ये जो है ना इसके क्या है, फिनेंशियल रिसोर्सों की हमने बात कर दी। अगली चीज है देखो, अब है इसकी कुछ विशेषताएं, क्या है, तो विशेषताएं, ठीक है, भूमिकाएं हैं और विशेषताएं।
विशेषताएं ये हैं कि जो कोई यदि एनजीओ है ना, वो एनजीओ क्या काम कर सकती है कि उसका प्राइम मोटिव जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए। ठीक है ना, इसका जो प्राइम मोटिव है ना उसका जन कल्याण होना चाहिए। ठीक है ना, और जन कल्याण के साथ साथ क्या होना चाहिए कि इसका जो मोटिव है ना, जैसे वो नॉन प्रॉफिट होना चाहिए। इसकी जो जो विशेषताएं बताई हैं लिखा दी मैंने, उद्देश्य जो है वही विशेषताएं हैं। अब देखोगे ना, अब लिखना उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, लिखना उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों की क्या विशेषता। अब गैर सरकारी संगठनों की विशेषता नहीं, सॉरी, भूमिकाएं की भूमिकाएं, भूमिकाएं भूमिकाएं में देखोगे तो देखो कौन कौन सी भूमिका अहम भूमिका निभा रहे हैं। जैसे सबसे पहली भूमिका ये है कि जैसे जनसंख्या नियंत्रण, लिख देना, लिखना पहला है जनसंख्या नियंत्रण में इनकी अहम भागीदारी, काय के द्वारा, लिख देना अवेयरनेस जैसे बोलते हैं, जागरूकता और प्रसार के माध्यम से। ठीक है, अगली चीज है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला महिला सशक्तिकरण को इन्होंने आयाम दिया, जैसे बाल श्रम निषेध पर ध्यान देते, बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध जो चाइल्ड लेबर है इस पर बात की। और देखो शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, शिक्षा शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में इनका अहम योगदान है। जैसे और निरक्षरताओं के लिए, मतलब जो निराश्रित लोग हैं ना उनके लिए आवास, लिखना निराश्रितों के लिए आवास प्रदान करना, और जल प्रदूषण और जल संरक्षण, जल प्रदूषण तथा जल संरक्षण, जल संरक्षण। ठीक है, और बात की जा रही है
किस चीज में जैसे जनजातीय विकास, जनजातीय विकास की बात की जाती, और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, ब- बं- बंधुआ 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 मजदूरी उन्मूलन की बात की जा रही है, और बात की जा रही है काहे की, जैसे गरीबी उन्मूलन, रोजगार और उपलब्धता, गरीबी उन्मूलन, रोजगार उपलब्धता, रोजगार उपलब्धता, ठीक है। कौशल विकास, मानव अधिकार की रक्षा, कौशल विकास, मानव मानवाधिकार की रक्षा। ये जो है ना, इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में सर जो एनजीओ है ना, इनकी क्या है, अहम योगदान रहा है, ठीक है। अब देखोगे, ये तो योगदान हो गया। अब देखोगे तो कुछ हैं इसमें गैर सरकारी संगठनों में, कुछ क्या है, दोष है, क्या है, दोष है, वो देख लेते हैं। लिखना गैर सरकारी संगठनों के दोष, लिखना लिखना गैर गैर सरकारी संगठनों के दोष, दोष या कमियां, दोष या कमियां। इनमें कमियां कौन कौन सी हैं, तो सरकारी अनुदान के कारण, जब इन्हें देखो ये क्या होता है, इसमें लिखना सरकार के अनुदान के कारण सरकार का क्या करती है, नियंत्रण में। अब क्या होता है कि कई बार इन्हें पॉलिटिकल फंडिंग मिल जाती है, पॉलिटिकल फंडिंग का ही मिसयूज करते हैं, चुनाव में इनका प्रचार प्रसार कर लेते हैं इनका। और अगली चीज है वो है भ्रष्टाचार, क्या है, वो है भैया भ्रष्टाचार, ठीक है। भ्रष्टाचार, ठीक है। और क्या मिलेगा, सार्वजनिक धन का अपव्यय या दुरुपयोग, लिखना सार्वजनिक धन का अपव्यय व सार्वजनिक धन का अपव्यय व दुरुपयोग, क्या, दुरुपयोग, दुरुपयोग, दुरुपयोग की बात की जाती है। और क्या है, अनुदान प्राप्ति के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग,
लिखना अनुदान प्राप्ति हेतु अनैतिक अनैतिक साधनों का उपयोग आप देखोगे, जैसे राजनीतिक पार्टियों से क्या ले लेते हैं, पैसा, तो इनका प्रचार प्रसार कर देते। अब जैसे काले धन को सफेद धन बनाने में भी एनजीओ अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से जो अनैतिक साधन है ना, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्या होते हैं, यहाँ टेररिस्ट लोग होते हैं, इन्हें या ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए पैसा दिया जाता है, तो इसका। और सेवा भाव के स्थान पर स्वार्थ प्रमुखता लिखना, सेवा भाव के स्थान पर क्या मिलेगा, लिखना स्वार्थ की प्रमुखता मिलेगी। और देखोगे और क्या क्या चुनौती हैं, जैसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की भूमिका का सीमित होना, लिखना स्वतंत्र कार्य करने की सीमा का सीमित होना, ठीक है। और जैसे अनुदान प्राप्ति करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता, आपसी प्रतिबद्धता, अनुदान प्राप्ति हेतु एनजीओ के बीच में भी कंपटीशन है करने के प्रति प्रतिद्वंदिता, अनुदान प्राप्ति हेतु एनजीओ के बीच प्रतिस्पर्धा, ठीक है। ये सब चीजें ये बहुत बड़ी क्या है और चुनौती है, और भी बहुत सारी चुनौती हैं, ठीक है, ये बातें की जाती हैं, ठीक। अब देखोगे ये चीजें हैं, ठीक। ये हमने आपको क्या बताई, इनकी कुछ कमियां हैं, ठीक है। इनके सुधारा जा सकता है कि यदि इनके पास संसाधन पर्याप्त हो जाए, क्या है, संसाधन पर्याप्त हो जाए और इसको लीड करने वाला जो योग कार्यकर्ता मिल जाए, ये सारी चीजें हों, तो ये जो है ना वो हो सकते हैं। अब देखोगे, अब कुछ है ना एनजीओ के लिए क्या है कि 2010 का एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम में कुछ बातें की गई थी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, ठीक है, 2010 का है, इसके लिए लिख देना हिंदी में लिखना विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010, या फिर मैं बोल देता हूँ क्यों लिख रहे हैं। इसमें देखो कुछ बातें हैं कि जैसे विदेशी अंशदान विनिमय
विदेशी अंशदान विनिमय, विदेशी अंशदान विनियमन, विनियमन विनियमन अधिनियम 2010। ये 2010 आया। क्या होता है कि देखो, अगर इस पर रेगुलेशन नहीं रखा जाएगा ना, तो इससे क्या है कि कई बार जो टेररिस्ट फंडिंग है, ऑर्गेनाइज क्राइम फंडिंग है ना, इसका क्या बना रहता है, डर बना रहता है। तो इसमें कह दिया कि जो भी है विदेशों से पैसा आ रहा है ना, वो एनजीओस का खाता है ना, वो क्या होना चाहिए, वो स्टेट बैंक में इनका खाता होना चाहिए। कहाँ, यानी SBI बैंक में क्या होना चाहिए, इनका इनका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ये बात की जाती है। और कुल विदेशी चंदे में से 20% से अधिक एनजीओ द्वारा प्रशासन के व्यय पर रोक। क्या, यदि जैसे फॉरेन क्या आ रहा है, विदेशी विदेशी अरे यार, इसको मार्कर बदल लें। ठीक है, विदेशी अंशदान का, विदेशी अंशदान का 20% से प्रशासनिक प्रशासनिक खर्च पर रोक की बात की गई है। ठीक है, और क्या बात की जाती है कि जो एनजीओ है ना, विदेशी अंशदान को रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय के पास क्या है, विशेष अधिकार। लिखना, सीधी बात लिख देना। अरे, विदेशी अंशदान गृह मंत्रालय, अरे यार, विदेशी अंशदान गृह मंत्रालय की क्या रहेगा, निगरानी में। अगर उसे लग रहा है कि ये ठीक नहीं आ रहा है, तो इसे क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है ना। और विदेशी अंशदान विनियमन के तहत अनुदान में किसी अन्य संगठन और उस पर क्या लगाई गई है, इसकी रोक है। अब देखोगे ना, इससे क्या है कि एक चुनौती बनी रहती है कि इससे क्या चुनौती बनी रहती कि अगर जैसे विदेशी धन अनुदान वो विदेशी दान आ रहा है और उसका दुरुपयोग होता है, तो और प्रत्येक 5 वर्ष पर संगठन का क्या होना चाहिए, पंजीकरण। लिख लेना, प्रत्येक 5 वर्ष में पंजीकरण। ठीक है, और विदेशी अंशदान लेने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति अनिवार्य है। लिखना, विदेशी
अनुदान हेतु गृह मंत्रालय की अनुमति अनिवार्य। और आप देखोगे ये सारी चीजें जो है ना, ये कुछ इसके क्या रहे हैं, प्रावधान की हमने बात कर ली, ठीक है। एनजीओस के जो रोल हैं वो बता दिए आपको। जो FCRA है उसके मैंने कुछ बता दिए, इसको क्या बोलते हैं, FCRA 2000, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 की बात की जा रही है। ठीक है, ये जो है ना, मैंने आज देखो एनजीओ के बारे में जितनी जानकारी थी उतनी जानकारी आपको दे दी। अगर आप देखोगे कुछ एनजीओ हैं जिनके नाम यदि आप लिखना चाहो प्रमुख एनजीओ, तो जैसे प्रमुख एनजीओ में नाम लिख सकते हो, जैसे इस्माइल फाउंडेशन हो गया, नाज फाउंडेशन हो गया, तरुण इंडिया हो गया, प्रथम फाउंडेशन हो गया, कमान काज हो गया, अक्षय पात्र हो गया, जो किसके लिए काम करते हैं, सामाजिक मुद्दों के लिए काम करते हैं। और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। और ठीक है, ये एनजीओ वाला जो है ना यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू गाइस।